तो दोस्तों चलिए आज लेकर के आए हैं साइंस से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट नंबर 21। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 20 सेट मैंने प्रोवाइड करा दिया है। 20 सेट कहने का मतलब कितना क्वेश्चन दोस्त, प्रत्येक सेट में 20-20 क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कराया है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से साइंस से आपका 400 क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करा दिया है। जी हाँ दोस्त, और ये 21वां सेट है, इसमें भी 20 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, क्योंकि आज जो है ये 11th से केमिस्ट्री का इसमें सेट डाला गया है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन डाला गया है और आज केमिस्ट्री से ये इसमें खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कीजिए कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप करके या छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। दूसरी नंबर बात कि जो लोग अभी टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि हम स्कोर कार्ड देखे हैं, बहुत कम लोग टेस्ट को अटेम्प्ट किए हैं। इसलिए दोस्त देर मत कीजिए, जाकर के टेस्ट दे लीजिए। और तीसरी बात कि जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, या जो इससे पहले पढ़ा चुके हैं, उन सभी का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहीं पे आपको टेस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, टेस्ट भी दे लीजिएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो देरी मत कीजिएगा, वीडियो देख करके आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं कि सेट 21 जो है, इसमें जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहले उसे देख लेते हैं, बाद में आप ज्वाइन होते रहिएगा। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है आपको कि सीमेंट में जिप्सम मिलाने से डैश हो जाता है, क्या हो जाता है। देखिए क्वेश्चन तरीका से पूछा जाता है, इसमें पूछना यह चाहिए था कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो इसमें दे दिया है कि सीमेंट में जिप्सम मिलाने से डैश हो जाता है। चलिए घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ देता है, हमें पकड़ना है कि दोनों बात बराबर ही होता है। चलिए तो ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, या सीमेंट में जिप्सम अगर मिला दिया जाए तो क्या होता है। ध्यान रखिए, सीमेंट में अगर जिप्सम मिलाइएगा तो सीमेंट को पानी में डालते ही क्या होता है कि वो जमना शुरू हो जाता है। तो वह जमने की जो टाइमिंग होती है उसको बढ़ा देता है जिप्सम, कि लेट से जमता है। और कहिएगा नहीं सीमेंट में पानी मिला दिए जल्दी जम गया था और अच्छी चीजें नहीं दोस्त, अच्छी चीजें नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जिप्सम जैसे मिलाते हैं टाइमिंग बढ़ा देता है, तो कहीं भी हम अगर ढालते हैं या पिलर उलर कोई भी चीज अगर सीमेंटेड करते हैं तो उसको क्या होता है कि प्रक्रिया होने में वक्त लगता है, वो जिप्सम टाइम बढ़ा देता है और वो क्या होता है कि लेट से जमता है। लेट से जमने से क्या होता है कि उसमें कठोरता जो होती है वो काफी अधिक आती है, इसलिए जो है उसमें जिप्सम मिला दिया जाता है, ठीक है। कठोरता लाने के लिए और इसका जमने का टाइमिंग बढ़ाने के लिए जिप्सम सीमेंट में मिलाया जाता है। अब जान लीजिए ये चीजें कि सीमेंट एक तरह से तो कच्चा माल ही है, उसमें मिला क्या क्या होता है दोस्त, उसमें मिला होता है चूना पत्थर, मिट्टी मिला होता है, और क्या मिला होता है जिप्सम। ये तो जान ही गए हैं कि जिप्सम मिला होता है, 3 चीजें होते हैं। और जान लीजिए कि मुख्य रूप से जो सीमेंट भूरा होता है उसमें जो होता है पाउडर जो होता है सीमेंट, उसमें कैल्शियम एल्युमिनेट और सिलिकेट, ये 2 चीजें और मिले होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है आप लोगों से कि सीमेंट में क्या क्या मिले होते हैं, मार दीजिएगा खट से, पीडीएफ तो मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है कि बुझे चूने को जल में निलंबित करने से क्या होता है। मतलब बुझे हुए चूने को अगर जल में निलंबित करते हैं तो क्या बनता है। इसमें ध्यान लीजिए, आपको हम बताते हैं कि जैसे ही बुझे हुए चूने को जल में निलंबित कीजिएगा वैसे ही क्या होता है कि दूधिया कलर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं कि चूने का दूध कहते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, चूने का दूध कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है कि वह पदार्थ जो क्या है कि ईंट जैसी लौ देता है, क्या देता है, ईंट जैसी लौ, जैसे कि ज्वाला कोई जलता है तो लौ प्रदान करता है ना, उस तरह का लौ देता है। और गर्म करने पर क्या होता है कि ऑक्सीजन और भूरी गैस देने के लिए टूट जाता है। तो वह इसमें से है कौन, ठीक है, वह इसमें से है कौन, यही हमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये सेकेंड नंबर है, क्या, कैल्शियम नाइट्रेट। जान लीजिए कैल्शियम नाइट्रेट है। जैसे ही कैल्शियम नाइट्रेट को क्या कीजिएगा कि तोड़िएगा तो वो क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस जो है आपका ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है कि भूरी गैस की तरह आपको दिखेगा, और कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है कि लौ ईंट, जो लौ जलता है उस तरह का ईंट की तरह दिखाई देता है, लाल रंग का। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे जा सकते हैं आपसे ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में गलत है, सत्य है, गलत नहीं है, मतलब सत्य, ट्रू है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कहा जा रहा है, तो ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं कि करेक्ट कौन है, ठीक है।
देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या कि इसका उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अब कैसे किया जाता है ये भी जान लीजिए, थोड़ा केमिकल सूत्र भी देख लीजिए, कैसे रिएक्शन करता है कैसे नहीं। देखिए आपको हम बताते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही क्या कीजिएगा कि क्लोरीन से अभिक्रिया कराइएगा, क्लोरीन से अभिक्रिया कराइएगा तो क्या होगा, विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा, CaOCl2 प्राप्त होगा, या CaOCl इंटू Cl कहते हैं। दो क्लोरीन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, एक कैल्शियम होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है प्लस जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण प्राप्त हुआ ना, CaOCl इंटू Cl, इसी को विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन सही है, बाकी जो है वो गलत ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि कई सोडियम यौगिक का क्या किया जाता है, उपयोग उद्योगों में किया जाता है, कई सारे उद्योगों में किया जाता है। तो इसमें क्या है कि सोडियम का ही क्या है कि आपका यौगिक दिया हुआ है। तो इसमें से कौन कौन यौगिक है जो कपड़े उद्योग में इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाँ, कपड़े के उद्योगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं कि कौन कौन किया जाता है। एक तो जान लीजिए कि सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है कपड़े के उद्योग में। दूसरा जान लीजिए कि ये थर्ड नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये दो चीजों का कहा उपयोग करते हैं, कपड़ों के उद्योग में इस्तेमाल करते हैं। बाकी सेकेंड नंबर जो देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाबो सोडा का जो है क्या होता है कि रासायनिक सूत्र होता है, ये तो जानते ही है सोडियम बाइकार्बोनेट। और चौथा जो देख रहे हैं NaCl, तो साधारण नमक का जो क्या होता है कि लवण का सूत्र होता है। बाकी जो फर्स्ट और थर्ड का इस्तेमाल जो है कपड़े के उद्योग में किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि क्वार्ज का व्यापक रूप से है ना पेजिड इलेक्ट्रोड जो है सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसमें से कौन होता है। तो सीधी सी बात है, घुमा के पूछने वाली बात है, ये घुमा के पूछ दिया है। सीधा सवाल ये होता दोस्त कि क्वार्ज में क्या होता है, ठीक है। तो क्वार्ज में होता क्या है हम लोग अच्छी तरह से जाने हैं, टेस्ट में भी ये क्वेश्चन हमने दिया था आपको, NCERT में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वार्ज में क्या होता है, सिलिकॉन होता है, ये सिलिका, सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे जान लीजिए कि क्वार्ज सिलिका का एक क्या है कि क्रिस्टलीय रूप है, क्वार्ज सिलिका का एक क्रिस्टलीय रूप है, और क्वार्ज में सिलिका होता है, मौजूद होता है। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपको, कहा जा रहा है कि सूखी बर्फ है, इसमें से कौन है जिसको सूखा बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसे हमें कहने की जरूरत नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ठोस रूप में अगर हो तो उसे सूखी बर्फ कहते हैं, यानी ठोस ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है, सूखा हुआ बर्फ कहते हैं। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है। तो भूलना नहीं है दोस्त, ये सब पूछे जाते हैं सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जी हाँ, देखिए आपको हम बताते हैं कि इसमें एक जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सब ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं होता है, नहीं दिखाता है। बाकी आप जो देख रहे हैं ओजोन तो भरपूर मात्रा में दिखाता है, ज्यादा गर्मी प्रदान करता है। मेथेन भी दिखाता है, ये भी दिखाता है, ध्यान रखिएगा। कौन नहीं दिखाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दिखाता है, ये ग्रीन हाउस गैस का ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है आपको, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से कौन सा कथन गलत है, पहला देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि ओजोन ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, यह गलत है, जिम्मेदार है। इससे पहले ही ना आपको हम बता दिए हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार नहीं है, बाकी ओजोन, मीथेन और जो दिखा वो चौथा वो भी था, है ना, वो भी जिम्मेदार है। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि ओजोन ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि ये गलत है, जिम्मेदार है, काफी मात्रा में मौजूद होता है। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्त, सब इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपको यह कहा जा रहा है कि कार्बन का अपशिष्ट पदार्थ है कोई, ठीक है, उसको क्या किया जाता है कि जल में प्रवाहित किया जाता है, जल में मिला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। मल जल जो होता है फैक्ट्री से निकले कार्बनिक पदार्थ या कहीं और से निकले, उसको जल में प्रवाहित किया जाता है। इससे क्या होता है कि जल काफी मात्रा में जो है क्या होता है कि दूषित हो जाता है। दूषित होने से क्या होता है कि जल में रहने वाले जीव जंतु क्या होते हैं, जैसे मछलियां जो होती है वो मर जाती है। वो क्यों मर जाती है, उसका कारण क्या होता है, जैसे अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं मर क्यों जाते हैं,
ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ जब जल में जाता है तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन की मात्रा को काफी कम कर देता है, जिसकी वजह से मछलियों को ऑक्सीजन, पानी से ऑक्सीजन को छानने में क्या होती है कि तकलीफ होती है। गलफारा के द्वारा ऑक्सीजन छान के लेता है ना वो, और बाहर से ऑक्सीजन थोड़ी डायरेक्ट लेता है, वो पानी मुंह नहीं लेता है, गलफारा से ऑक्सीजन छानता है, पानी को फिर बाहर कर देता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम ही जाएगा, तो ऑक्सीजन तो बेचारा नहीं ले पाता है मछली, इस वजह से शोषण की क्रिया उसे नहीं हो पाता है और ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। इससे क्या होता है कि मछली मर जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि जल में घुली हुई मात्रा जो होती है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मछलियां क्या होती है कि मर जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। जी हाँ, फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में कहा जा रहा है, तो फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में गलत स्टेटमेंट बताना है। आपको हम बताते हैं कि ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा कि इसमें ऑक्सीजन तत्वों की जो है सांद्रता कम होती है, कम कहता है, जबकि जान लीजिए कि बहुत ज्यादा होती है। अब क्या होती है जान लीजिए, हम आपको बताते हैं कि फोटोकेमिकल जो स्मॉग होता है वो उसमें ऑक्सीकरण जो होती है वो प्राकृतिक रूप से होती है, क्योंकि जान लीजिए कि ऑक्सीजन कारक जो तत्व होते हैं वो प्राकृतिक रूप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो है ओजोन, ये बड़ी मात्रा में होता है, जबकि यहां पे क्या कहा जा रहा है कि बहुत कम मात्रा में होता है। दोस्त, कम मात्रा में नहीं होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन काफी अधिक मात्रा में होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन में क्या होता है कि ऑक्सीजन ही सांद्रित होता है जो अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है कि मेरा गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण का वायुमंडल है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि सबसे निचली जो समुद्र तल से 10 किलोमीटर तक के फैली हुई है वो कौन सी परत है। ठीक है, तो जान लीजिए कि वायुमंडल जो है 4 परतों में फैला हुआ है, ऊपर से नीचे तक के। कौन कौन मंडल है तो आप जान लीजिए, याद रख लीजिए कि क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, उसके बाद जो है ताप मंडल है। ये 4 मंडल जो है फैले हुए हैं। सबसे नीचे जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है, जो 10 किलोमीटर के आसपास में फैला होता है। 10 या 20 किलोमीटर के आसपास में कहिए, 10 किलोमीटर कम ही दे दिया है, 20 किलोमीटर समुद्र तल से होता है। अब 20 से 100 किलोमीटर तक के जो है क्या होता है कि समताप मंडल होता है। तो सबसे निचली परत क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, फिर उसके बाद समताप मंडल होता है। समताप मंडल में ये हवाई जहाज, एरोप्लेन जो भी होता है वो उड़ता है उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कहता है कि प्रदूषित वातावरण को दर्शाता है। जी, प्रदूषित वातावरण को दर्शाता है, इसमें से कौन सी स्थिति है ये जानना है। तो आपको हम बताते हैं कि 2 स्थिति है इसमें जो प्रदूषित वातावरण को दर्शाता है। कौन कौन है ये जान लीजिए। एक तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन मांग जो होता है 10 ppm, ये एक क्या होता है कि प्रदूषण वातावरण को दर्शाता है। दूसरा नंबर जान लीजिए कि ये फोर्थ नंबर यूट्रोफिकेशन। अब समझ लीजिए, इसे समझ लीजिए कि आखिर ये दोनों होता क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन समझ लीजिए कि क्या होता है। दोस्त, जल होता है, जल में क्या होता है कि शैवाल, तो देखिए होइएगा जो ग्रीन कलर के शैवाल होते हैं वो क्या होता है कि काफी मात्रा में वृद्धि किए हुए रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो वृद्धि करता है तो जल की सतह को क्या करता है कि ढक देता है, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की सांद्रता जो है उसमें कम हो जाता है। और कम होने से क्या होता है, जब ऑक्सीजन की सांद्रता जल में कम होगा तो पानी में जो रहने वाले जीव जंतु है वो ऑक्सीजन ढंग से नहीं ले पाएंगे। जैसे मछली है तो मछली तो ऑक्सीजन के छान करके, जल को छान करके ही ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन की कमी होगा, वैसे क्या होगा कि वो मरना शुरू हो जाता है। तो जलीय जंतु जो है मरना शुरू हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। तो ये भी एक वातावरण को प्रदूषित करता है, ध्यान रखिए, यूट्रोफिकेशन। तो एक तो ये फोर्थ नंबर है। उसके बाद थर्ड नंबर समझ लीजिए। थर्ड नंबर जो है जैव रासायनिक ऑक्सीकरण डिमांड होता क्या है। ठीक है, तो जान लीजिए कि आपको हम बताते हैं कि पानी का जो नमूना होता है एक निश्चित मात्रा में क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए, पानी में कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया के द्वारा जितने भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उन सभी ऑक्सीजन को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी कहा जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, ठीक है, उसे कहा जाता है। और स्वच्छ जल के लिए जान लीजिए कि बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो 5 ppm तक होती है। अगर आपका बीओडी 5 ppm से ज्यादा अगर हो रहा है तो जान लीजिए कि वह जल प्रदूषित हो रहा है, वातावरण प्रदूषित कर रहा है। ठीक है,
तो ये चीजें हैं, ये सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि फॉस्फेट युक्त उर्वरक जो होता है वो जल प्रदूषित का कारण बनता है। जल निकायों के लिए ऐसे यौगिक को मिलाने से क्या होता है, ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि अभी जैसे बरसात का समय चल रहा है, तो धान की खेती अभी हो रही है, बिहार यूपी जहां जाइएगा धान की खेती होती है। वहां पे क्या किया जाता है कि अभी खाद के रूप में फॉस्फेट खूब यूज किया जाता है। फॉस्फेट यूज किया जाता है, उससे होता क्या है, आप अगर आज जाइए खेतों में फॉस्फेट छीट करके आइए, कल देखिएगा मछली लोग जो है, मछली जो होते हैं वो मरे पड़े आपको दिखेंगे। क्यों मरे पड़े दिखते हैं, जान लीजिए ये चीजें। फॉस्फेट डालने से होता क्या है, तो जितने भी हरे जो है घास होते हैं या शैवाल होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, उसका विकास जल्दी होता है, जल्दी वृद्धि करता है वो फॉस्फेट से। दूसरी नंबर बात जान लीजिए कि पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा को कम कर देता है, उसकी मात्रा को कम कर देता है, जिसके कारण पानी में रहने वाले जो मछलियां होती है वो मर जाते हैं। ठीक है, आप कैसे मर जाते हैं ये तो कई बार हम आपको बता ही दिए। तो दो चीजें हो सकती है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये कारण जो है आपका होता है जल प्रदूषण का भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा में मौजूद अम्ल डैश है, कौन कौन जो है इसमें से अम्लीय वर्षा में मौजूद होता है, ये बताना है कौन कौन सा अम्ल। तो ध्यान रखिए, इसमें एक को छोड़ करके तीन ऐसे हैं जो अम्लीय वर्षा में मौजूद होता है। ठीक है, कौन कौन, तो जान लीजिए ये पहला नंबर तो छोड़ दीजिए, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। बाकी आप जो देख रहे हैं H2CO3 ये भी होता है, HNO3 ये भी होता है, और आपका H2SO4 ये भी अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि अम्ल के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अपने पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग जो है काफी मात्रा में बढ़ जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी का टेम्परेचर एवरेज से ज्यादा हो जाना, एवरेज से ज्यादा हो जाना। जैसे कि अब की बार देख लीजिए, अब की बार कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग था ना, हर जगह एसी जल रहे थे, एसी फूक रहे थे। बड़े बड़े बिल्डिंगों में मैंने देखा है कि एसी जलते हुए, हम तो जब ऑफिस जाते थे तो रास्ते में देखते थे कि एसी जल रहा है और दमकल आकर के खड़ा है बुझाने के लिए, सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग में होता है कि टेम्परेचर आपका एवरेज से, सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे सामान्य से ज्यादा बढ़ेगा तो जान लीजिए पहला नंबर तो ये जान लीजिए कि टेम्परेचर में वृद्धि तो होगा ही, टेम्परेचर में वृद्धि होगा ही पृथ्वी पर, तो ये फर्स्ट नंबर तक कंडीशन होगा ही। दूसरा कंडीशन ये होगा कि पृथ्वी पर जो हिमालय में ग्लेशियर जो बैठे पड़े हैं बर्फ के रूप में, वो भी पिघलना शुरू हो जाएगा। जैसे बर्फ पिघलेगा वैसे ही क्या होगा कि जान लीजिए कि पूरा पृथ्वी का विनाश निश्चित है, पूरा पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिमालय पिघलना, ये हिमालय पे जो ग्लेशियर है ये भी पिघलना शुरू कर देगा। यानी फर्स्ट और सेकेंड जो है ये मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा, स्टोरी टाइप में है ये, और लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाता है ये कि एक अदालत है, एक अदालत में क्या होता है कि मामले की सुनवाई होता है। ठीक है, सुनवाई के दौरान क्या होता है कि पेपर जो है जज साहब को दिया जाता है, उसके बाद न्यायाधीश को यानी जज साहब जो है उनको संदेह होता है, डाउट होता है कि नहीं दस्तावेज में कुछ न कुछ हेर फेर किया गया है, बदलाव किया गया है। अब इसकी क्या होगी कि फोरेंसिक जांच होगी। अब फोरेंसिक जांच होगी तो इसको फोरेंसिक टीम के पास भेजा जाएगा जांच करने के लिए। तो इस ऑप्शन में फोरेंसिक टीम जो है इसमें से कौन सा तरीका अपनाएगा उस पेपर को जांच करने के लिए, जिससे वो सटीक जानकारी दे पाएगा और अच्छे रिजल्ट भी आएंगे, अच्छे परिणाम भी आएगा। इसमें से कौन सा जांच करेगा, जान लीजिए। देखिए दो जांच मतलब कि क्रोमेटोग्राफी किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी इसमें दो है, एक तो फर्स्ट नंबर में है, एक तो आपका फोर्थ नंबर में, दो क्रोमेटोग्राफी है। लेकिन इसमें से एक क्रोमेटोग्राफी है जो पेपर के जांच किया जाता है फोरेंसिक टीम के द्वारा। ठीक है, कौन है तो जान लीजिए ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या, पतली परत क्रोमेटोग्राफी, पतली परत क्रोमेटोग्राफी। अब इससे क्या कहा जाता है पतली परत क्रोमेटोग्राफी को, तो TLC कहा जाता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब जान लीजिए कि इसमें होता क्या है। अब पेपर को तो भेज दिया उसको जो है आपको जो है वो चेक करने के लिए फोरेंसिक टीम के पास, तो क्रोमेटोग्राफी किया। क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि पेपर पर तो इंक से लिखा जाता है ना, तो इंक में दो चीजें मौजूद होता है, एक तो आपका स्याही मौजूद होता है
और दूसरा उसमें पिगमेंट मौजूद होता है। तो स्याही को पिगमेंट से अलग किया जाता है इस पतली परत क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, फिर उसके बाद जो है सही और अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है इसमें कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में शामिल सिद्धांत है। देखिए अब कौन सा सिद्धांत इसमें शामिल है ये पूछा जा रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो आपको फोरेंसिक टीम के द्वारा जांच की जाती है वो किस सिद्धांत पे जांच करती है। तो आपको हम बता दिए हैं कि किस सिद्धांत पर जांच करती है, आप शायद ध्यान नहीं दिए हैं तो दे लीजिए ध्यान। आपको हम बता देते हैं कि पेपर जैसे फोरेंसिक टीम के पास जाती है वैसे क्या किया जाता है, उसका पतली परत क्रोमेटोग्राफी यानी कि टीएलसी करता है। वो टीएलसी में क्या होता है कि स्याही जो होता है, इंक जो होता है, उसमें स्याही जो मौजूद होता है और स्याही में जो पिगमेंट मौजूद होता है उसको अलग करने का काम करता है। मतलब दोनों एक साथ होता है, दो एक साथ होता है, उसको अलग करता है, उसको क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं। तो वो अलग यानी कि विभाजन करने का काम करता है, विभाजन के सिद्धांत पे ही वो काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, विभाजन के सिद्धांत पे। किसके सिद्धांत पे, विभाजन के सिद्धांत पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि फूलों की खुशबू जो है कुछ वाष्पशील कार्बनिक यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है कि एसेंशियल ऑयल कहा जाता है। ठीक है, ये आमतौर पर क्या होता है कि कमरे के टेम्परेचर जो होता है, रूम के टेम्परेचर पर क्या होता है कि पानी में अघुलनशील होता है, पानी में नहीं घुलता है। लेकिन जान लीजिए कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो वाष्प की अवस्था में यह क्या होता है कि जल के साथ मिश्रित होकर के सुगंधित देता है, सुगंध होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इन तेलों को निकालने के लिए उपयुक्त विधि इसमें से कौन सा है ये जान लीजिए। तो देखिए रूम टेम्परेचर पर तो मतलब कि जान लीजिए कि होता नहीं है, तो रूम टेम्परेचर से अधिक चाहिए यानी कि भाप आसपन विधि पर ही होगा। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या, भाप आसपन, भापे आसपन पे क्या होगा, फूल का जो है वो स्मेल उत्पन्न होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, इसमें क्या है जान लीजिए, कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसमें कार्यात्मक समूह समावयवी जो है संभव नहीं है। जी हाँ, समावयवता जो है संभव नहीं है, कार्यात्मक समावयवता। जान लीजिए ये कुछ छोड़ करके बाकी सब में जो है कार्यात्मक समूह समावयवता संभव होता है, एक में नहीं होता है। किस में नहीं होता है, तो ये थर्ड नंबर क्या, एल्किल हाइलाइड, इसमें कार्यात्मक समूह समावयवता संभव नहीं होता है। बाकी आपको हम बता देते हैं, शायद आपको पता ना हो तो जान लीजिए इस चीज को कि कार्यात्मक समूह समावयवता किस किस में संभव होता है। नोट कर लीजिएगा कि एक तो अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया। इस सभी में क्या होता है कि कार्यात्मक समावयवता पॉसिबल होता है, लेकिन इस एलिकल जो है, एलिकल हाइलाइड में कार्यात्मक समूह समावयवता पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्त ये थे अपने 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 11th के केमिस्ट्री से लिया गया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बुक से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हम इसमें कलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए। दोस्त काफी मेहनत लगता है। ठीक है, तो जो लोग एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं दोस्त मन से पढ़िए। आपको हम बताते हैं कि ये आपको सिर्फ एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ही काम नहीं देगा, अदर जितने भी एग्जाम होते हैं अगर उसमें आप फॉर्म भरते हैं तो उन सभी में ये काम देगा आपको। इसलिए पीडीएफ को हमेशा रखिएगा पास में, ना हो सके तो प्रिंट आउट करवा करके आप एक बाइंडिंग करवा करके रखिएगा। बार बार ये चीजें हम आपको कहते हैं, बहुत काम देगा दोस्त। अगर तैयारी सच में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो जो लगा रहेगा दोस्त उसी को जॉब होगा, जो बीच में छोड़ के जाएगा उससे जॉब कभी नहीं होगा, जो हार मान गया उससे कभी नहीं होगा। हार नहीं मानना है दोस्त, मन में ठान लेना है कि हमें जॉब लेना है, मतलब लेना है, जॉब ही चाहिए मुझे, उसके अलावा कुछ नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं, सिर्फ जॉब एक हमारा एम होना चाहिए। दोस्त जरूर मिलेगा आपको, कैसे नहीं मिलेगा। हम भी तपस्या की है दोस्त, हमने ये ठान रखा था कि नहीं मुझे चाहिए मतलब चाहिए, और मुझे मिला। मैं बहुत सब्र करके इसका फल पाया हूं दोस्त। इसलिए दोस्त मैं कहता हूं लगे रहिए, आज नहीं कल जरूर होगा, लेकिन लगे रहिएगा तब होगा, बीच में ड्रॉप कीजिएगा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए जो लोग दोस्त तैयारी सच में करना चाहते हैं एलपी टेक्नीशियन के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं एलपी टेक्नीशियन के उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से वो भी कुछ पढ़ सके, उनका भी कुछ भला हो सके। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, जो लोग टेस्ट नहीं दिए जाकर के टेस्ट दे लीजिए। आज ही तक लिंक एक्टिव है, फिर लिंक डीएक्टिव करेंगे। चलिए अब हमको इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे आपके एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।